प्रिय विद्यार्थियों, हम पिछले वीडियो लेक्चर में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत किए गए आर्थिक विचारों की चर्चा कर रहे थे। उसी श्रृंखला को, वैचारिक श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम गांधी जी द्वारा आर्थिक विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन पर क्या विचार प्रस्तुत हुए हैं वो समझने का प्रयास करते हैं। गांधी जी केंद्रीकरण को हिंसा का प्रतीक मानते थे। उनका मत है कि आर्थिक क्षेत्र में केंद्रीकरण ही शोषण और समानता का मुख्य कारण है। उनकी मान्यता है कि आर्थिक शक्ति के कुछ हाथों में केंद्रित हो जाने के कारण पूंजीपति वर्ग समाज में उपलब्ध योग्यताओं और संसाधनों के शोषण की क्षमता प्राप्त कर लेता है। उनके अनुसार समाज में कुछ संपन्न लोगों और अन्य लोगों के मध्य खाई का मुख्य कारण भी यही केंद्रीकरण ही है। उनका मत है कि विकेंद्रीकरण के माध्यम से आर्थिक प्रणाली में अहिंसा की प्रतिष्ठा हो सकती है। वे उत्पादन, उपभोग और वितरण को विकेंद्रित करके आर्थिक समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। उनके अनुसार एक विकेंद्रित आर्थिक प्रणाली में आर्थिक विषयों में निर्णय लेने की क्षमता उन निर्णयों से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के हाथों में ही रहेगी और उत्पादन और वितरण किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष के लिए लाभकारी होने के बजाय आम लोगों की समस्याओं की पूर्ति का माध्यम बन जाएंगे। और आप जानते हो, इस प्रकार कोई भी विशेषाधिकार युक्त वर्ग नहीं रहेगा, क्योंकि समाज में जब इस आधार पर कुछ विशेषाधिकार युक्त वर्ग जब उत्पन्न होते हैं तभी शोषण की उत्पत्ति होती है। तो आप समझ गए होंगे कि शोषण का कारण को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी जी ने विकेंद्रीकरण की जो विचारधारा है उसको प्रस्तुत किया और आर्थिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में, इन दोनों ही क्षेत्रों में उन्होंने विकेंद्रीकरण को विशेष महत्व दिया। विकेंद्रीकृत आर्थिक प्रणाली में भारी पूंजी के विनियोग की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उत्पादन कैसा होगा? श्रम प्रधान होगा तथा मात्रा में भी सीमित होगा। गांधी जी ग्राम को आर्थिक विकेंद्रीकरण की व्यावहारिक इकाई बनाकर श्रम प्रधान उद्योगों द्वारा स्थानीय स्तर पर उत्पादन और वितरण को सुनिश्चित करना चाहते हैं। उनकी विकेंद्रित आर्थिक प्रणाली में भारी उद्योगों, मशीनीकरण तथा टेक्नोलॉजी की अधिक सार्थकता नहीं रहेगी। तो आप समझ गए होंगे कि गांधी जी ने विकेंद्रीकरण की जो अवधारणा को जो प्रस्तुत किया है उसके पीछे मूल भाव ही उनका ये है कि समाज के निम्न स्तर तक से लेकर के और ऊपर तक के सभी स्तर तक सभी की आर्थिक प्रक्रियाओं में सहभागिता हो, समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके ही, स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके ही उत्पादन किए जाएं, श्रम प्रधान हो। ये जब सारी चीज़ें होंगी तो समाज में किसी भी प्रकार का कोई शोषण नहीं होगा, समता आ जाएगी और ये आगे चल के समता युक्त और न्याय युक्त समाज की आधार बनेगा, आधारशिला बनेगा। इसलिए गांधी जी ने केंद्रीकरण का विरोध करते हुए विकेंद्रीकरण की अवधारणा को ध्यान दिया, उस पर बल दिया। इसी क्रम में आर्थिक विचारों की श्रृंखला के क्रम में अब हम गांधी जी स्वदेशी के बारे में क्या विचार रखते हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। स्वदेशी की भावना विकेंद्रीकरण की अनिवार्य शर्त है। स्थानीय उत्पादन और स्थानीय उपभोग पर आधारित विकेंद्रीकृत ढांचा स्वदेशी के प्रति प्रेम की नैतिक आधारशिला पर ही खड़ा हो सकता है। स्वदेशी के विचार के नैतिक पक्ष को स्पष्ट करते हुए गांधी जी ने कहा है, स्वदेशी अर्थ के विषय में धर्म को सुनिश्चित करती है। आप देखिए विशेष बात, स्वदेशी अर्थ के विषय में, अर्थ मीन्स धन, जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं उनके विषय में धर्म को सुनिश्चित करती है। अर्थात जो भी आर्थिक क्रियाएं हों, जो भी आर्थिक उत्पादन वितरण के कार्य हों, वो धर्मानुकूल हों, वो लाभ को कमाने वाले संचय वाली प्रवृत्ति से प्रेरित ना हो। क्योंकि अभी पूर्व के लेक्चर में मैंने बताया कि जहाँ संचय अधिक होता है, ऐसी प्रवृत्ति होती है, स्वार्थ प्रवृत्ति होती है, वो केंद्रीकरण को भी जन्म देगी और वो आगे चल के शोषण और अन्याय और विभेद को समाज में उसको जन्म देती है। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि स्वदेशी अर्थ के विषय में धर्म को सुनिश्चित करती है। गांधी जी ने चरखा और खादी को स्वदेशी पर आधारित अर्थशास्त्र के दो प्रभावशाली प्रतीक बताया।
चरखा और खादी। उन्होंने कहा कि ये दोनों भारत के हजारों गांवों में फैली हुई गरीबी और बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर सकते हैं। आप देखिए, गांधी जी ने तात्कालिक समय में भारतीय परिवेश में जो बेरोजगारी की एक समस्या काफ़ी विकट थी, उसके निदान दिया था। उन्होंने कहा था, यदि हम स्वदेशी पर बल देंगे, अर्थात स्वदेशी का आशय ये है कि स्थानीय स्तर के संसाधनों को स्थानीय लोगों के द्वारा उपभोग में ला करके उसको प्रक्रिया में ला करके उत्पादन करके यदि मांगों को पूर्ति की जाए तो निश्चित तौर पर लोगों को रोजगार मिलेगा और गरीबी दूर होगी। तो ये खास बात गांधी जी ने कही थी कि चरखा और खादी का अगर यदि हम प्रचार के द्वारा लोग स्थानीय स्तर पर यदि इस कार्य को करेंगे तो उस समय तात्कालिक समय में भारत में जो गरीबी फैली हुई थी उसका समाधान हो सकता था और आगे चल के इससे बेरोजगारी भी दूर होती। आज भी जो नई शिक्षा नीति है उसमें जो वोकेशनल एजुकेशन की जो बात कही गई है, स्किल्ड एजुकेशन की जो बात कही जा रही है, मेक इन इंडिया की जो बात कही जा रही है, आजकल भारत में मेड इन इंडिया की बात कही जा रही है, इन सब के पीछे मूल भाव ये है कि रोजगार के जो अवसर हैं वो स्थानीय संसाधनों के आधार पर विकसित किए जाएं। बाहरी या वैदेशिक संसाधनों के आधार पर विकसित ना करके स्थानीय संसाधन है उसका लाभ ये होगा कि जो आय है, राष्ट्र की आय है, वो राष्ट्र में ही रहेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और जो है ना, लोगों को रोजगार मिलेगा और इस आधार पर बेरोजगारी और गरीबी भी दूर होगी। गांधी जी के अनुसार स्वदेशी एक सार्वभौमिक धर्म है जिसका अर्थ है निकटतम उपलब्ध संदर्भों के प्रति कर्तव्य का पालन प्रारंभ करके शनैः शनैः कर्तव्यों की परिधि को व्यापक बनाते जाने की भावना। इस प्रकार स्वदेशी में दूसरों के प्रति द्वेष का भाव नहीं है, यह केवल इस बात की विनम्र स्वीकृति है कि व्यक्ति की कर्तव्य पालन की क्षमताएं सीमित हैं। स्वदेशी के माध्यम से व्यक्ति अपने समर्पण को अपनी सामर्थ्य के अनुसार सीमित करके आस पड़ोस और ग्राम की सेवा को अपना व्रत बना लेता है। इस प्रकार स्वदेशी की भावना अंततः सारे संसार के हित को सुनिश्चित कर सकती है। महात्मा गांधी ने यह भी कहा है कि शुद्ध स्वदेशी धर्म विदेशी के विरुद्ध नहीं है, फिर भी स्वदेशी सर्वदेशी नहीं है क्योंकि ऐसा होना असंभव है। सबका हित करने की सामर्थ्य व्यक्ति में नहीं होती है, अतः सबका हित साधने की प्रक्रिया में सामर्थ्य का भी सही उपयोग नहीं हो पाता है। सबका हित साधने का उपाय यह है कि अपने पड़ोस से सेवा का कार्य प्रारंभ किया जाए। मेरे लिए सब बराबर हैं, यह कहने का अधिकार उसी को है जिसने पड़ोसी के प्रति अपना धर्म का पालन किया हो। मेरे लिए सब बराबर हैं, यह कहकर जो पड़ोसी का तिरस्कार करता है और केवल अपने हितों की पूर्ति करता है वह स्वेच्छाचारी है, स्वच्छंद है, वह अपने लिए जीता है। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि स्वदेशी का पालन करने में विदेशी के प्रति घृणा या द्वेष का महत्व नहीं है। उसकी मान्यता है कि स्वदेशी धर्म के प्रति समर्पित व्यक्ति कूपमंडूक नहीं होगा। उनके अनुसार जो चीज़ देश में नहीं बन सकती उसे विदेशों से मंगा लेने में स्वदेशी के विचार का कतई निषेध नहीं होता है। तो इस प्रकार गांधी जी ने स्वदेशी की जो एक विशाल अवधारणा प्रस्तुत की है उस आधार पर उनके हम आर्थिक विचारों को चिन्हित कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में हम गांधी जी ने कायिक श्रम और सभी व्यवसायों की समानता के ऊपर किस प्रकार के विचार प्रस्तुत किए उन्हें जाने। गांधी जी ने सभी व्यवसायों की अनिवार्य समानता पर बल दिया। उनका मत था कि कायिक श्रम फिजिकल लेबर की अनिवार्यता को स्वीकार कर लेने से विभिन्न व्यवसायों के मध्य भेदभावों का आधार ही समाप्त हो जाएगा। आपने देखा होगा कि पूर्व में लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि जाति के आधार पर जो कार्यों का विभाजन हुआ वो आगे चल के समाज के अंदर शोषण और अन्याय का आधार बना। और गांधी जी ने इसलिए वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कर्म के आधार पर कार्यों का निर्धारण हो, कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को कर्म को कर सकता है, इसमें कोई कार्य ना तो छोटा होता ना कोई कार्य बड़ा होता है। और इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा है कि श्रम की अनिवार्यता को यदि हम स्वीकार कर लें तो विभिन्न जो प्रोफेशंस हैं, जो कार्य हैं, उनके मध्य जो भेदभाव हैं जिनके आधार पर समाज में डिस्क्रिमिनेशन होता है, ऊंच नीच का भाव पैदा होता है, वो समाप्त हो सकता है। तो सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समानता
इस विचारधारा के साथ आ सकती है। उन्होंने शारीरिक श्रम के विचार को दिव्य माना और कहा कि ईश्वर ने मनुष्य का निर्माण श्रम द्वारा अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किया और कहा कि जो श्रम के बिना खाते हैं, वो श्रम किए बिना खाते हैं, वो चोर है। कायिक श्रम की धारणा फिजिकल लेबर या ब्रेड लेबर थ्योरी जिसे कहते हैं, ब्रेड लेबर थ्योरी की यह अपेक्षा करती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्वाह की आवश्यकताएं जुटाने के लिए अनिवार्य रूप से फिजिकल लेबर भौतिक श्रम करेगा। इस प्रकार कोई व्यक्ति किसी भी व्यवसाय में लगा हो, वह व्यवसाय के अतिरिक्त आवश्यक शारीरिक श्रम तो निश्चित रूप से करेगा। इस प्रकार श्रम की प्रतिष्ठा व्यक्ति के मन में अंतर्व्याप्त होकर उसे ऐसी प्रेरणा प्रदान करेगी कि वह विभिन्न व्यवसायों के बीच कोई भेदभाव नहीं कर सके। और जब व्यवसायों में भेद नहीं होगा तो व्यक्ति व्यक्ति में भेद नहीं होगा, समाज में किसी प्रकार का ऊंच नीच नहीं होगा और हम एक तरह से कंप्लीट सोशल इक्वलिटी की ओर अग्रसर होंगे। कायिक श्रम या रोटी के लिए श्रम की धारणा ब्रेड लेबर थ्योरी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीविका को शारीरिक श्रम से अर्जित करे, बौद्धिक क्षमताओं का उपयोग परोपकार के लिए करे। इस प्रकार शारीरिक श्रम का विचार या ब्रेड लेबर थ्योरी का जो कंसेप्ट है गांधी जी का, वह समानता और सामाजिक सद्भाव दोनों को एक साथ सुनिश्चित करेगा। गांधी जी के आर्थिक विचारों की इस वैचारिक श्रृंखला में हम अगले वीडियो लेक्चर में औद्योगिकरण और यंत्रवाद का विरोध गांधी ने किस प्रकार किया है, औद्योगिकरण का विरोध क्यों किया है, उसके पीछे उनके क्या आधार रहे हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।